टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिपल एनम 5272 भर्ती एग्जाम को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है 1000 प्रश्न का सीरीज, इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 बोले तो डेमो क्लास हमने कल के ही डेट में अपलोड कर दिया है और आप सभी से फीडबैक हमने मांगा था कि भाई आपको ये कंटेंट जो हम अब प्रोवाइड कर रहे हैं अंतिम समय में, ठीक है, और इसमें 60 से 70 प्रश्न फंसाने की, ठीक है, 11 जनवरी को 60 से लेके 70 प्रश्न जरूर, 1000 प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो 60 से 70 प्रश्न डायरेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। ये टैग के साथ हम इस सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और आपसे फीडबैक हमने पूछा था कि फीडबैक दीजिए, तो आपने भर भर के कमेंट किया, ठीक है। टोटल 150 प्लस कमेंट हो गए हैं 8 घंटे के भीतर कि हाँ सर बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करिए। हाँ, अब जिस तरीके से आपने पहले वीडियो पे अपना फीडबैक दिया है उसी हर एक वीडियो पे देना है, उसी एनर्जी के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए बेहतर कर पा रहे हैं। जब आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या ही हम पढ़ा रहे हैं और क्या ही आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इच्छा ही नहीं होती है आगे की क्लास लाने के लिए, ठीक है। तो हर एक वीडियो में आपको इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहना है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हम आपको सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या फिर आप को नहीं पसंद आ रहा है, तो आपका फीडबैक ही बता देगा कि आप हमारी क्लास को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो हम वहीं पे इसको क्लोज कर देंगे, फिर 1000 नहीं कंप्लीट करेंगे, फिर नहीं सोचेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। उस हमको चिंता है ही नहीं भैया किसी भी प्रकार को, ठीक है। ना तो हमको लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पे बिजनेस करना है, ना लाइफ टाइम हमें यहाँ पे इसको एज ए बिजनेस के तौर पे हम नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ जुड़े थे किस लिए और जुड़ किस लिए गए हैं, तो अब सोचा है कि क्यों ना हम तब तक जुड़े रहें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग ना हो जाए। इसी उद्देश्य से हम शुरू कर दिए कि भैया चलिए, जो जिन लोगों का जवाब आता था कि नहीं भाई तुम जिस दिन पढ़ाना शुरू कर दोगे उस दिन हमें बताना, तो अब हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि तुम सबकी कोचिंग की दुकानें बंद करके ही रहेंगे, ठीक है। बंद करवा के ही दम लेंगे, दिखा देंगे कि 200 रुपये में भी कंटेंट दिया जा सकता है, तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है। इस उद्देश्य से हम पढ़ाना शुरू किए हैं। सारा अनुभव एक्सपीरियंस है, जितना हमने सीखा है पिछले 15 सालों में, वो सारा अनुभव आपके साथ हम शेयर कर दे रहे हैं। हर एक तरीके से, हर एक चीज़ों से लेकर आपको हर एक चीज़ यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने को ये सिर्फ थियरी है, लेकिन अगर थियरी को ही ढंग से समझाया जाए तो ये आजीवन आप भूल भी नहीं सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में, जैसे कि आपके सिलेबस में 38 टॉपिक दे के रखा गया है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने कल की ही डेट में कंप्लीट कर दिया था, जिसका नाम था स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। आज के पार्ट सेकंड में जो रहने वाला है, ये भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाहरी रूप एवं योजना। आपका सिलेबस है 38 टॉपिक दे रखा गया है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है कल की ही डेट में। सेकंड टॉपिक जो है आपका भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप एवं योजना, ये जो आज की वीडियो रहेगी यही टॉपिक पे रहने वाला है, ठीक है। इसकी कंप्लीट जितने भी प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बनेंगे सब कुछ कंप्लीट तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी लेटेस्ट अपडेट डाटा के अनुसार, जो किसी भी किताब में भी नहीं दिया गया है और ना ही यूट्यूब के इतिहास में किसी ने पढ़ाया होगा, लेटेस्ट अपडेटेड डाटा के अनुसार। क्योंकि अभी हमने देखा है बिहार में जो पेपर हुआ था वहाँ पे रिसेंटली डाटा से भी कुछ प्रश्न उठाए गए थे, तो उसी को देखते हुए अभी जैसे कि DSSB का भी पेपर हुआ था, तो वहाँ पे भी हमने देखा था रिसेंटली डाटा से कुछ प्रश्न उठाए गए थे और इसी में स्टूडेंट गलत करके चले आते हैं, क्योंकि रिसेंटली डेटा कोई पढ़ाता भी नहीं है, बस जो किताबी में लिखी गई हैं उसी किताबी के अनुसार कॉपी पेस्ट करना है। टीम 2-3 टीम रख लेंगे और उनको बोल देंगे कि भाई यही सेम टू सेम तुम PPT बना को छाप दो, फिर यही हम क्लास में आके पढ़ा देंगे। लेकिन अपना जो काम है रिसेंटली अपडेट के अनुसार आपको पढ़ाना, ठीक है। चलिए शुरू करते
हैं भैया, आज का अपना टॉपिक कहाँ पे है। अभी ये पूरा पीपीटी जो पीडीएफ जो बना है, ठीक है, पेज में आपका हमने स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व तो कंप्लीट किया है, वही 20 पेज आपका ये वाला सेकंड टॉपिक भी होगा, ठीक है, 20 पेज का ही होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर एक ही दिन में पूरी क्लासेस दे दो, तो भैया डेली हम कंटेंट तैयार करते हैं, हमारा कोई टीम है नहीं, हमें खुद तैयार करना होता है और हमें खुद ही वीडियो शूट करना होता है, हमें खुद ही थंबनेल बनाना होता है, हमें खुद ही एडिटिंग करना होता है, हमें खुद ही सब कुछ सारा काम करना होता है, तो समय लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस जब इच्छा हो तब आके क्लास शूट कर दो। देखिए, भारतीय स्वास्थ्य समस्या सेकंड टॉपिक है आपका, भारतीय स्वास्थ्य समस्या के बाहरी रूप एवं योजना, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज होता है क्या, स्वास्थ्य समस्या एवं नीतियाँ होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, थियरी, 10 मिनट तक पूरी थियरी पढ़ेंगे, 10 से 15-20 मिनट तक जो भी लगे समय, और वो थियरी पढ़ने के बाद जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं सारे के सारे एमसीक्यू बनाएंगे और उन सभी का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, ये थियरी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, इसी के अनुसार दे पाएंगे। देखिए, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है, और यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, हमारा प्यारा भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र है, लोगों का मत है, लोगों का विचार है, ठीक है। जनसंख्या यहाँ पे तेजी से बढ़ रही है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियाँ पैदा करती हैं, ठीक है। जनसंख्या बढ़ रही है तो हर एक चीज़ की कमी होगी, ठीक है, जिसमें से स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियाँ भी पैदा करती हैं। अब स्वास्थ्य समस्याएं हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण स्थिति से जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब यही जो 6 श्रेणियां हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बस यहीं से प्रश्न बनता है और कहीं से भी नहीं बनता है इस टॉपिक से। जो 6 श्रेणी है, इसी के बारे में पढ़ना है। पहला जैसे कि संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग, तीसरा पोषण संबंधी समस्या, चौथा पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्या, पांचवा चिकित्सा सुविधा संबंधी समस्या और छठा जनसंख्या संबंधी समस्या। अगर आपके भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो इसी छह टॉपिक से बनेगा। क्या क्या हमने बताया है, 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, संक्रामक, असंक्रामक, पोषण, पर्यावरणीय और स्वच्छता और चिकित्सा, जनसंख्या, बस। अब ये समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी और कमजोर सामाजिक आर्थिक स्तर से बढ़ती हैं। ये जो सारी जो आप समस्या देख रहे हैं, 6 प्रकार की समस्याएं, ये समस्या किस तरीके से उत्पन्न हो रही हैं, तो ये समस्याएं गरीबी के कारण, अशिक्षा, लोग अशिक्षित हैं इसके कारण, जागरूकता की लोगों को प्रति जागरूकता की कमी है, कमजोर सामाजिक आर्थिक स्तर से बढ़ती हैं, ठीक है। जिन लोगों का कमजोर सामाजिक आर्थिक स्तर है उसके कारण भी ये समस्याएं पैदा होती हैं। अच्छा सर, एक एक के बारे में थोड़ा सा समझ, देखिए अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक पूरी की पूरी थियरी पढ़ लीजिए, प्रश्न इसी से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। जो आप थियरी पढ़ेंगे 20 मिनट तक, आने वाले 20 मिनट तक पूरी की पूरी थियरी से ही प्रश्न बनेगा। देखिए, गरीब है इंसान, अगर गरीब है तो स्वास्थ्य समस्या कैसे उत्पन्न होगी, किस प्रकार से स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। देखिए भैया, गरीब है वो तो महंगा इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहेगा, अच्छा खाने के लिए, पौष्टिक चीज़ें खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहेगा, ठीक है, और बढ़िया एजुकेशन प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, जिसके कारण वो स्वास्थ्य समस्याएं को समझ नहीं पाएगा। अब अच्छा नहीं खाएगा तो भैया उसका जाहिर सी बात है, जब अच्छा पौष्टिक चीज़ उसे नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसके पास, वो गरीब है, पैसा है नहीं, तो कहाँ से उसकी स्वस्थ शरीर रहेगी भाई। जब पौष्टिक चीज़, जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं दिन की, जो भी जितनी एक मानक निर्धारक दिया गया कि भाई इतने मात्रा में विटामिन लेना है, इतने मात्रा में ये सब चीज़ें लेना है, इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना है, वो सब चीज़ें उसको मिल ही नहीं रही है, तो स्वस्थ वो कहाँ से रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अशिक्षा क्यों सर, अशिक्षित है, अगर अशिक्षा है तो बढ़िया रोजगार नहीं मिलेगा, बढ़िया व्यवसाय नहीं मिलेगा। अब बढ़िया रोजगार और व्यवसाय नहीं मिलेगा तो बढ़िया से उसको
पैसा नहीं मिलेगा भैया, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वही बात आ जाती है कि खाना ढंग से नहीं मिलेगा, खाना ढंग से नहीं मिलेगा तो फिर वही बीमार होगा। तो अशिक्षा, जागरूकता की कमी, अगर जागरूकता नहीं है कि भैया हमें हमें इन फल को खाने से क्या फ़ायदेमंद होंगे, जैसे कि हमें कीवी फल खाने से क्या फ़ायदेमंद होगा, कीवी से हमें, आपने डेंगू में देखा होगा कीवी फल खाने से क्या क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट खाने से क्या होता है कि प्लेटलेस बढ़ता है, पपीता खाने से क्या होता है, प्लेटलेस बढ़ता है। क्यों? ये जागरूकता, अब जिन लोगों को जागरूकता की कमी है वो खान पीन को फिर मेंटेन ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिनको पता ही नहीं है कि विटामिन होता है क्या है, मिनरल्स होता है क्या है, या फिर जिनको पता ही नहीं है कि इस बीमारी के प्रति हमको ये सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो भी स्वास्थ्य समस्या बन सकता है ना। तो जागरूकता की कमी भी फैक्टर डिपेंड करता है। और कमजोर सामाजिक आर्थिक, ये तो सबसे बड़ा रीजन है ही भैया, ठीक है। पैसा है नहीं तो दिक्कत होगी। तो उदाहरण के लिए गरीबी के कारण लोग साफ पानी और पौष्टिक भोजन नहीं पाते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। उदाहरण भी हमने बता दिया, लिख भी दिया है। भारत सरकार ने इनके लिए कई नीतियां और कार्यक्रम, अभी भारत सरकार जो है, हमारा प्यारा भारत इतना अच्छा किया कि भाई जो लोग जागरूक नहीं हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, इन सभी के लिए, इन सभी के लिए भाई इनको स्वास्थ्य समस्या हो रही है, बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या काम किया, इन सभी के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम चलाएं ताकि काबू किया जा सके जो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है इन सभी कारणों से। गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, सामाजिक और आर्थिक स्तर से बढ़ती के कारण जो भी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है, इन सभी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई नीतियां और कार्यक्रम चलाए, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, स्वच्छ भारत अभियान और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। नीचे हम इन समस्याओं का विस्तार पूर्वक श्वेत कमल से समझेंगे, सरल भाषा में, उदाहरण के साथ, नवीनतम उपलब्ध डेटा 2025 के आधार पर, ठीक है। चलिए तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला जो हमने बताया कि 6 प्रकार के होते हैं भैया, 6 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। कितने श्रेणी में बांटा गया है सर? 6 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला क्या हो गया? संक्रामक रोग समस्या, ठीक है। संक्रामक रोग समस्या आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा संक्रामक रोग का प्रकार नहीं है, या तो ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा नहीं है, कौन सा है, ऐसे करके डायरेक्ट पूछेगा। पूछा था, पूछेगा, पूछता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगी, आसान प्रश्न है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पे लेटेस्ट डाटा के अनुसार हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब रिसेंटली डाटा के अनुसार से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो संक्रामक रोग वे होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर परजीवी से फैलते हैं। डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ही लेता है निम्नलिखित संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो ऑप्शंस दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, संक्रामक रोग वे होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी से फैलते हैं, जैसे मच्छरों या दूषित पानी पानी से। भारत में ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, गरीबी और भीड़ भाड़ इनके फैलने का क्या बनाती हैं? आसान बनाती हैं। अनुमान है कि देश में लगभग 54% मौतें संक्रामक रोगों से होती है। सोचिए, 54% जो मौत हो रही है देश में, ये संक्रामक रोग समस्या से हो रही है। कितना बड़ा मार्जिन है, ठीक है। तो होती है ये रोग ये रोग जो है जीवन प्रत्याशा को कम करते हैं और मृत्यु दर बढ़ाते हैं। मुख्य कारण है भैया कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गंदे पानी से नहाता है या फिर गंदा पानी पीता है तो उसे क्या होगा? हैजा जैसी संक्रामक बीमारी हो सकती है। पर्यावरण, जीवन शैली और औद्योगिकी विकास भी इन रोगों को प्रभावित करते हैं। तो अब कौन कौन से संक्रामक बीमारियां हैं, कुछ उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं। पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है मलेरिया। कौन सी है? संक्रामक बीमारी है, ठीक है।
पहले ये भारत की सबसे बड़ी समस्या थी मलेरिया, सोच लीजिए, पहले ये भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके बदौलत, ठीक है, ये कार्यक्रम जब चलाया गया तो इसमें कमी आई फिर, ठीक है, इसमें कमी आई। 2023 में रिपोर्ट के अनुसार मामलों की संख्या, अब ये संख्या कितनी थी 2023 में, ये भी 2023 में 2,27,564 थी और मौतें 83, जबकि अनुमानित मामले 33,89,400 थी। 2015 से 2023 तक मामलों में 80% की कमी आई, ठीक है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा जैसे राज्यों में मच्छरदानी और स्प्रे से यह नियंत्रित हुआ। अब ये कार्यक्रम जब चला गया तो भैया मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, तो यहाँ पे देखिए 2023 में इतना मामला था, उसके पहले 2015 से 2023 के बीच में जो 80% की कमी देखने को मिला। किसकी वजह से? इसी की वजह से भैया ये कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो संक्रामक रोग है ये ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, क्षय रोग है। ये सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। 2024 में 26 लाख मामले दर्ज हुए और प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले थे। तो ध्यान में रखना है, 2024 में 26 लाख मामले दर्ज हुए और प्रति लाख जनसंख्या पर, मतलब प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले थे। 2015 से 2024 तक मामलों में 21% की कमी आई। उदाहरण के तौर पर फेफड़ों में संक्रमण से खांसी आती है और डॉट्स कार्यक्रम से इलाज मुक्त होता है, ठीक है। कोई डायरेक्ट यही पूछता है कि डॉट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है डायरिया, अतिसार, ठीक है। पांच आप अच्छा, आप सर जो हम पढ़ा रहे हैं ये और आपका एक और टॉपिक अलग से है जिसमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है, तो वहाँ पे डिटेल में आप देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, किस बैक्टीरिया किस वायरस के कारण, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको केवल ओवरव्यू देखना है, ठीक है, विस्तार पूर्वक नहीं देखना है। जो आपके भर्ती परीक्षा में भी पूछेगा ओवरव्यू ऊपर ऊपर से पूछेगा, डीप में नहीं जाएगा। अगर डीप में जाएगा तो समझ लेना वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का पार्ट है। फिलहाल यहाँ पे ओवरव्यू आप हेल्थ प्रॉब्लम देख रहे हो, इंडिया का ओवरव्यू हेल्थ प्रॉब्लम देख रहे हो, ठीक है। तो अतिसार डायरिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का बड़ा कारण खराब पानी और स्वच्छता से फैलता। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ये जो आपके भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, 2 नंबर के इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। कितने नंबर का? 2 नंबर का टॉपिक। ये जो टॉपिक है 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा विद प्रूफ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कहाँ पूछे गए हैं, क्योंकि मेरे पास 92-12 का पेपर रखा हुआ है, तो वहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा। तो डायरिया डायरिया क्या है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का बड़ा बड़ा कारण है खराब पानी और स्वच्छता से फैलता है। 2024 में बच्चों में अतिसार के डायरिया के पैटर्न में कमी आई, लेकिन दक्षिण भारत में कम और उत्तर मध्य में ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर ओआरएस घोल से निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। अब देखिए त्रिश्वास संबंधी संक्रमण, एआरआई जिसको आप बोलते हैं, बच्चों में मौत का दूसरा बड़ा कारण है। बच्चों में मौत का दूसरा बड़ा कारण है। 2024 में दक्षिण भारत में आईएसवी जैसे वायरस से जुड़े मामले ज़्यादा पाए गए। उदाहरण के तौर पर सर्दी खांसी से फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब लेप्रोसी, कुष्ठ रोग 2023 में 1.07 लाख नए मामले और 2024 में वैश्विक स्तर पर भारत का हिस्सा बढ़ा है। मल्टी ड्रग थेरेपी से मुफ्त इलाज उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर त्वचा पर धब्बे पड़ते हैं, लेकिन समय पर इलाज से ठीक भी हो जाता है, ठीक है। फाइलेरिया ये सभी संक्रामक रोग हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये सभी संक्रामक रोग के प्रकार हैं, ठीक है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। 2024 में भारत में 40% वैश्विक बोझ और 404 मिलियन लोग जोखिम में एमडीए कार्यक्रम से नियंत्रित है। उदाहरण के तौर पे पैरों में सूजन, हाथी पाँव होता है, ठीक है, फाइलेरिया से। हैजा दूषित पानी से पूछेगा, हैजा किसके माध्यम से फैलता है, तो दूषित पानी से। 2024 में भारत की छिटपुट मामले वैश्विक स्तर पर जो डाटा ये है, ठीक है, हालांकि ये याद करना नहीं है आपको। उदाहरण के तौर पर उल्टी और दस्त से निर्जलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एड्स 1986 में पहला मामला। 2024 में 25 लाख लोग HIV से संक्रमित हैं। अभी बिहार पटना ज़्यादा इसके चपेट में आ गए। बिहार में ज़्यादा केस इसी 2-3 महीने में देखने को मिला है, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ एड्स फैला हुआ है बिहार राज्य में, ठीक है। तो उसके बाद अन्य अन्य भी होते हैं, जैसे कि डेंगू हुआ, जे हुआ, ये सभी आदि
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। ठीक है, असंक्रामक रोग क्या है सर? असंक्रामक रोग जीवन शैली से जुड़े होते हैं, जैसे कि धूम्रपान। ध्यान में रखना, असंक्रामक रोग जो हैं ये जीवन शैली से जुड़े रहते हैं, कि जैसे कि धूम्रपान या फिर अस्वस्थकर भोजन, मतलब जो भोजन आप खाते हो, ठीक है, मतलब हेल्दी भोजन नहीं खाते हो, ठीक है, स्वस्थ भोजन नहीं खाते हो, अनहेल्दी भोजन खाते हो ना, तो भोजन से भारत में आर्थिक विकास और शहरीकरण से ये बढ़ रहे हैं। लगभग लगभग 63 से लेकर 65% मौतें इसी असंक्रामक रोग के कारणों से हो रहा है, इन्हीं से होता है। ठीक है, मुख्य कारण धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा सेवन, जीवन शैली में बदलाव और ज़्यादा वसा। जहाँ पे आपको जीवन शैली वाली बात आ गई, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा सेवन, जीवन शैली, इन सभी से जो भी संबंधित बीमारियां हो रही हैं, तो समझ जाना ये असंक्रामक रोग का रटना नहीं है। ठीक है कि भैया ये संक्रामक रोग है, वो असंक्रामक रोग है, इतना ही याद करके रखना। असंक्रामक रोग की पहचान कैसे करेंगे कि भैया धूम्रपान करने से जो बीमारी हो रही है वो असंक्रामक है, गुटखा खाने से जो बीमारी हो रही है वो असंक्रामक रोग है। ठीक है, तंबाकू पीने से तंबाकू खाने से, तंबाकू पीने से जो बीमारी हो रही वो असंक्रामक है। जीवन शैली में जो भी बदलाव हम करें, लाइफ स्टाइल में जो भी चेंजेस है, खान पीन से लेकर, वो सभी असंक्रामक रोग है। रटना नहीं, समझना है। बार बार बोलता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, थियरी को समझना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि हम धूम्रपान, हम सिगरेट पी रहे हैं, तो हमें क्या होगा, क्या होगा, हमारा फेफड़ा, लंग्स खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, असंक्रामक रोग है। अब हम डेली क्या खा रहे हैं सर, डेली मीठा खा रहे हैं, खूब ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, फैटी चीज़ खा रहे हैं, तो हम किसका शिकार हो जाएंगे, डायबिटीज का। ठीक है, शुगर हमें हो जाएगा, तो ये क्या है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, हम नमक की मात्रा ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, खूब खाते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या है, असंक्रामक रोग है। तो रटना नहीं, समझना है। बार बार बोलता हूँ, ठीक है, रटना नहीं, समझना है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति रोज फास्ट फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, मोटापा और हृदय रोग हो जाएगा, जो क्या है, एक असंक्रामक रोग है। बस इतना ही समझना है। तो असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पे प्रकार भी बताया गया असंक्रामक रोग का। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा असंक्रामक रोग नहीं है, या फिर कौन सा असंक्रामक रोग का हिस्सा है, ऐसे पूछेगा। जैसे मधुमेह हमने बताया कि भैया 2024 में ये 77 मिलियन से ज़्यादा मामले देखने को मिले मधुमेह का। कैंसर 2022 में 1.46 मिलियन और 2025 में 1.57 मिलियन अनुमानित, मतलब कैंसर बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कैंसर पे काबू हो ही नहीं रहा, संक्रामक रोग बढ़ ही रहा है। हमने देखा कि जो संक्रामक रोग हैं उस पर नियंत्रण मिल रहा है, नियंत्रण की गवर्नमेंट नियंत्रण काबू में कर रही है, बट असंक्रामक रोग को काबू में नहीं कर पा रहा है। देखिए कैंसर 2022 में 1.46 मिलियन पाया गया, वहीं पे 2025 में इसकी मात्रा और बढ़ गई। दिन पे दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग लाइफ स्टाइल को सही तरीके से नहीं अपना रहे हैं ना। जंक फूड खा रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, फैशन चल गया है, साला ट्रेंड चल गया है, कपड़े ढंग से नहीं पहन रहे हैं, तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी। हृदय संबंधी रोग 3 मिलियन मौतें सालाना हो रहा है। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी मात्रा है, 3 मिलियन मौतें सालाना हो रहा है हार्ट डिजीज से। और हाइपरटेंशन, मोटापा, मोतियाबिंद आदि, ये सभी क्या है भैया, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। सरकार की नीति राष्ट्रीय एनसीडी प्रोग्राम, अभी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट स्टाफ नर्स, जो स्टाफ नर्स वाले हैं उनका एक अलग प्रोग्राम ही चलता है, वो एनसीडी प्रोग्राम के अंतर्गत जॉब ही करते हैं। ठीक है, आप लोगों में मैटरनल हेल्थ है और क्या आरबीएस के, लेकिन उन लोगों में एक एनसीडी प्रोग्राम है। तो एनसीडी प्रोग्राम जिस जिसमें स्क्रीनिंग और जागरूकता शामिल रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनसीडी में क्या रहता है सर, स्क्रीनिंग और जागरूकता शामिल रहता है। अब तीसरा हम देखेंगे, 6 श्रेणियों में बांटा गया ना, तो 2 श्रेणी हमने पढ़ लिया, संक्रामक और असंक्रामक हमने पढ़ लिया। अब वीडियो 24 मिनट की हो गई है, अच्छा लंबा वीडियो हो सकता है। अब तीसरा हो गया आपका पोषण संबंधी समस्या। कुपोषण अपर्याप्त पोषण से होता है, खासकर 0 से लेकर 5 साल के बच्चों में। भारत में यह व्यापक है। क्या है सर, व्यापक है, मतलब ज़्यादा है। मुख्य कारण क्या है कुपोषण, भैया पोषण संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है, गरीबी है। मैंने आपको बताया ना, गरीब है, ढंग से खा नहीं पाएगा वो, भोजन की कमी होगी उसको। उदाहरण के तौर पे अगर बच्चे को दूध या फल नहीं मिलते हैं तो उसका विकास रुक जाता है। प्रमुख समस्या जो होता है भैया, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है,
कैलोरी और प्रोटीन की कमी से ये होता है। 2024 में बच्चों में स्टार्टिंग स्टार्टिंग मतलब कि कम ऊंचाई वाले 35.5% और वेस्टिंग का मतलब कम वजन वाले, ठीक है, कम ऊंचाई वाले। अब कम ऊंचाई को क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग। अब कम वजन को क्या बोलेंगे? वेस्टिंग। तो ये पॉइंट याद करके रखना, ना कभी कोई पूछ लेता है, टर्मोलॉजी आपको पता रहेगी तो अच्छे से बना पाओगे। पूछेगा बताइए 2024 में कितने प्रतिशत बच्चों में स्टार्टिंग पाई गई। तो अब आपको पता ही नहीं रहेगा स्टार्टिंग होता क्या है। स्टार्टिंग मतलब कम ऊंचाई, वेस्टिंग मतलब कम वजन, ठीक है। तो 19.3% और यहाँ पे 35.5%। तो ये डेटा लेटेस्ट अपडेट है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए गलकंड ग्वाइटर, आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से वैश्विक स्तर पर 108.3 प्रति लाख, सोचिए इतनी ज़्यादा संख्या है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रात अंधता का कारण बनता है। बच्चों में ये आम है। एनीमिया, लोहे की कमी से महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा होता है। फ्लोरोसिस, ज़्यादा फ्लोराइड वाले पानी से तमिलनाडु आदि में, ठीक है, ये तमिलनाडु में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, डायरेक्ट प्रश्न बना है यहाँ से, तो आपके भर्ती परीक्षा में बन सकता है। अब पांचवा चौथा जो है पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्या। ये समस्या गंदगी गंदगी जो मानव करता है, प्रदूषण से जुड़ी होता है। मुख्य कारण इसका है कि भैया सुरक्षित पानी की कमी, मल निस्तारण की खराब व्यवस्था, प्लास्टिक, कीटनाशक और वाहन का धुआं, जनसंख्या वृद्धि इससे बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब पर्यावरण, कहने का मतलब पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है। पर्यावरण स्वच्छता संबंधी समस्याएं हो जाएंगी वो, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर अगर गांव में शौचालय नहीं है तो खुले में शौच से क्या होगी? बीमारी होगी, ठीक है। 2024 में 342 मिलियन लोग सुरक्षित पानी से वंचित हैं। कितना बड़ा डाटा है, 342 मिलियन लोग सुरक्षित पानी से वंचित है और 539 मिलियन सुरक्षित शौचालय से वंचित है। सोचने वाली बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1/4 घरों में शौचालय है ही नहीं। स्वच्छ भारत मिशन से 96% शहरी और 86% ग्रामीण क्षेत्र में सुधार हुआ है। अब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मिशन चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत 96% शहरी और 86% ग्रामीण क्षेत्रों। अब ये देखिए, एक बार आप लोग ये याद कर लेना, स्वच्छ भारत मिशन आपको पता भी हो क्योंकि आप लोग एमसीक्यू रटने में ज़्यादा रुचि रखते हो। कोई एमसीक्यू कराया होगा तो आप लोग रट लिए होंगे, तो लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया? तो महात्मा गांधी के जन्म पुण्यतिथि पे 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। तो ये डाटा याद रखना, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2014 को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिकित्सा सुविधा समस्याएं। मेडिकल फैकल्टी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। चिकित्सा सुविधा, भारत में चिकित्सा मुख्यतः आधुनिक है लेकिन महंगी और जटिल। 80% सुविधाएं शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी। अब ये यहाँ बीच बीच में वायरस आ गया, ठीक है, ये कुछ है नहीं, ठीक है, ये वायरस आ गया टाइप करते टाइम। उदाहरण के तौर पर गाँव में डॉक्टर नहीं होने से लोग दूर शहर जाते हैं। 2023 में, अब देखिए 2023 में जो 16,09,615 सब सेंटर और 31,882 पीएससी और यहीं पे 6,395 सीएससी। आसमान वितरण बड़ी समस्या, आयुष्मान भारत से कुछ हद तक सुधार हुआ, ठीक है। तो यह हो गया चिकित्सा सुविधा संबंधी समस्याएं। अब हम पढ़ेंगे छठा, जनसंख्या संबंधी समस्याएं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है भारत में? भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, तेज जनसंख्या वृद्धि है, जो शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। भैया अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो भैया वो शिक्षा को भी प्रभावित करेगा, इंडस्ट्री को भी प्रभावित करेगा, पर्यावरण को भी ज़्यादा लोग होंगे, एक गिलास प्लास्टिक गिलास पानी पी के फेंक रहे थे, अब 4 लोग हो गए तो मतलब 4 गिलास प्लास्टिक पानी पीकर फेंकेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण और प्रदूषित होगा, ठीक है। तो जितनी संख्या बढ़ेगी उतना पर्यावरण प्रदूषित होगा, प्रदूषण उतना ही ज़्यादा फैलेगा। जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा, भाई शिक्षा क्यों? क्योंकि स्कूलों की कमी है, मास्टर टीचर्स की कमी है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। अब स्कूल, जैसे एक स्कूल में 100 सीटें हैं, ठीक है, ऑलरेडी 100 सीटें फुल हैं, लेकिन जनसंख्या आप देखेंगे 6 महीने बाद 100 के
डबल हो जाएगा 200। तो ये सीटें तो बढ़ नहीं रही है, बच्चे जाएँ तो बैठे तो कहाँ बैठें? मजबूरन उनको कुछ लोगों को ना एडमिशन देना नहीं पड़ेगा, बाहर बैठेंगे तो जनसंख्या बढ़ने से शिक्षा, उद्योग और पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, 2025 में ध्यान में रखना है, 2025 में जो जनसंख्या है लगभग 1.46 अरब है। ठीक है, 1.25 लाख आप लोग को पता होगा, लेकिन अभी 1.46 अरब है। उधार ज़्यादा लोग होने से संसाधन कम पड़ते हैं, जैसे अस्पतालों में बेड कम है। भाई ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बीमार होंगे, ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, ज़्यादा अत्याचार करेंगे। ठीक है, अस्पतालों में ऑलरेडी बेडों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। तो ये सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि छोटा परिवार प्रोत्साहन, कि भैया 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। ये समस्याएं जुड़ी हुई हैं और जागरूकता, शिक्षा और सरकारी नीतियों से हल हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। भैया कितने मिनट का वीडियो हो गया? 30 मिनट की वीडियो में हमने पूरी थियरी पढ़ लिया। अब आपके भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आएगा इसी थियरी से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। अब जिन लोगों को डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है समितियां के बारे में, उस सैन्य बैच में हमने पढ़ा के रखा है। हालांकि समितियां से पूछने का चांस कम है, जो भी पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। बाकी आपको लग रहा है कि समिति से भी पूछेगा तो आप पढ़ लेना सैन्य बैच में। ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ पूछ ले। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब पूरा का पूरा प्रश्न आप बना लोगे, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि भारत में संक्रामक रोगों में से कौन सा रोग सबसे बड़ा संक्रामक रोग माना जाता है? 5 ऑप्शन है, आपकी भर्ती परीक्षा में भी 5 ऑप्शन आएंगे। हमने हिंदी ही लिखा है, आपकी भर्ती परीक्षा में इंग्लिश में भी लिख के आएगा। मलेरिया है क्या सर? टीबी है क्या? या फिर हैजा क्या है? या फिर डेंगू है क्या? या फिर इनमें से कोई नहीं? जो उत्तर सही है उसी के सामने गोला फिलअप करना है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा टीबी। अभी ऊपर हम थियरी में पढ़ के आए हैं, तो बी वाले पे, पहले के बी वाले पे आप लोग गोला कर देंगे। ठीक है, अच्छा अभी देखिए भाई, थियरी हमने पढ़ाया ना, ऊपर देखिए कहाँ गया संक्रामक रोग, कहाँ गया संक्रामक। ठीक है, ये देखिए संक्रामक रोग में हमने पढ़ाया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखिए, ये सबसे बड़ा संक्रामक रोग यहीं पे लिखा है ना, यह सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। टीबी यह सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। तो थियरी से ही पूरा का पूरा प्रश्न है, उससे बाहर नहीं है और ना ही उससे बाहर बनेगा। ये भी आप ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। अब व्याख्या में, यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना, हम व्याख्या पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। व्याख्या में बोला जा रहा है कि सही उत्तर बी क्षय रोग टीबी है, क्योंकि 2024 में भारत में टीबी के 26 लाख मामले दर्ज हुए थे और प्रति लाख जनसंख्या पर 187 मामले थे, जो इसे सबसे बड़ा संक्रामक रोग बनाता है। राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2015 से 2024 तक मामलों में 21% की कमी आई है, लेकिन यह अभी भी प्रमुख समस्या है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि मलेरिया के मामले 80% कम हुए हैं, कम हो चुके हैं। ठीक है, सी और डी गलत है क्योंकि ये कम व्यापक है। ई गलत है क्योंकि बी सही है। ई ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बी है। अगर बी सही नहीं होता तो हम ई पे जाते। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं सही होता तब हम ई पे लगाते, लेकिन ई पे गोला हम कब भरते? जब कोई सही नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे देखिए बी हमारा सही है, तो हम ई क्यों लगाएं भैया? इसलिए हमने बी सही उत्तर मांगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया 2024 में भारत में मलेरिया के कितने मामले रिपोर्ट किए गए थे? ठीक है, अभी ऊपर आपने ढंग से पढ़ा होगा थियरी, तो इसका उत्तर दे पाएंगे। नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से वीडियो को बैक करिए और ढंग से एक बार पूरे के पूरे डेटा को याद करिए। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा फिर से याद कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से बैक जाइए, वीडियो को बैक करिए और फिर से पढ़िए। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी व्याख्या आप फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ आप, भारत में HIV एड्स के कितने लोग 2024 में संक्रमित थे? भारत में HIV एड्स के कितने लोग 2024 में संक्रमित थे? कितने लोग संक्रमित थे? अभी ऊपर आपने थियरी पढ़ा होगा तो बना लेंगे, थियरी नहीं पढ़ा है तो जाके फिर से रिवाइज करिए। 26 लाख देखिए भाई, यहाँ पे लिखा है ना, एड्स कहाँ गया? मैं दिखा रहा हूँ, थियरी में लिखा है ना 26, कहाँ है? संक्रामक, संक्रामक में टीबी, अतिसार, फलेरिया, हैजा, एड्स, ये देखिए ये है ना 2000,
ना, यहाँ पे लिखा है 25 लाख लोग HIV से संक्रमित और 64,470 नए मामले, तो कुल मिलाकर भैया 26 लाख। तो यहाँ पे है क्या, ऑप्शन में दिया क्या है, ऑप्शन में दिया क्या है, ऑप्शन में दिया क्या है भैया, ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है 25 लाख तो दिया नहीं है, ठीक है 25 लाख दिया ही नहीं है, 26 लाख दिया है, तो हम 26 लाख की ओर ही जाएंगे ना, 26 लाख ही मानेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए अब व्याख्या आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि भैया 26 लाख हैं, क्योंकि अब ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में 26 लाख लोग HIV से संक्रमित थे और 2025 में नए मामले 64,470 थे। 2015 से नए संक्रमणों में 49% कमी आई। विकल्प ए 2007 का पुराना अनुमान है, सी वैश्विक जनसंख्या है, ठीक है, वैश्विक संख्या है, जनसंख्या नहीं वैश्विक संख्या है, डी भी पुराना अनुमान है, ये गलत है क्योंकि बी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्याख्या को भी पढ़ना है। पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में असंक्रामक रोगों से कितने प्रतिशत मौतें हुई हैं। अभी ऊपर आप थियरी में पढ़ के आए हैं कितने प्रतिशत, तो 63 से लेके 65%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक, ओ बी सॉरी 61 से लेके 61.8%, ठीक है। सही उत्तर आपका 61.8 है, क्योंकि 2016 में NCDS से मौतें 61.8% थी और 2025 में ये बढ़ रही हैं, लेकिन आर्थिक बोझ ये 250 मिलियन सालाना, मुख्य कारण जीवन शैली परिवर्तन, ठीक है, ये सब दिया गया है, वो व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी, ये तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.46 अभी हम आपको बताए ही हैं, ठीक है। अब देखिए फिर पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न की, बताओ आप भारत में कुपोषण की समस्या में स्टार्टिंग कम ऊंचाई का प्रतिशत कितना है, तो कितना है भैया 35.5%। अब ये चीज़ें आप किसी किताब में नहीं देखेंगे, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर्च करके खोज करके पढ़ा रहे हैं कि भैया कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये ताकि आपका अगर कोई नया प्रश्न आ जाता है तो आप वहाँ पे आसानी से बना पाओ। भारत में टीबी के मामले में 2015 से 2024 तक कितनी प्रतिशत कमी आई, तो कितनी प्रतिशत कमी आई, ऊपर हम थियरी में बताएं 21% तक कमी आई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब मलेरिया उन्मूलन में भारत ने 2015 से लेकर 2023 तक कितने प्रतिशत कमी आई, ऊपर थियरी में हम बताए हैं तो 80% कमी आई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूरी की पूरी थियरी पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से बना पाएंगे, अगर थियरी नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत अब 2024 में भारत में HIV से संबंधित मौतों में कितनी कमी आई, तो 81%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनसीडीएस में भारत का एज स्टैंडर्डाइज इंसिडेंस रेट क्या था, इंसिडेंस रेट पूछा जा रहा है, तो 2021 में क्या था, तो क्या था सर, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ये सभी डेटा आप याद करके रखना, पूछ भी सकता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 2024 में भारत में बुजुर्ग 65 प्लस कितने प्रतिशत होंगे, ठीक है, बुजुर्ग लोग कितने प्रतिशत होंगे पूछा जा रहा है, तो कितने प्रतिशत होंगे भैया 11%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि भारत में बच्चों में वेस्टिंग कम वजन का प्रतिशत कितना है, कम वजन का ऊपर थियरी में बताएं 17.3%, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का टीबी उन्मूलन लक्ष्य, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी बिहार का पेपर जो हुआ है, ठीक है, बिहार में जो पेपर हुआ है, बिहार एनएचएम एनएम का पेपर हुआ है, ठीक है, इसमें पूछा गया था कि WHO पूछा था, WHO का टीबी उन्मूलन लक्ष्य कब तक है, WHO का पूछा था। लेकिन यहाँ पे हम, भाई आपके टॉपिक का नाम ही है ना, आपके टॉपिक का नाम क्या है, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं में बाहरी रूप, यही है ना, तो भारतीय स्वास्थ्य समस्या, भारत के बारे में तो पता होना चाहिए। तो भारत का टीबी उन्मूलन लक्ष्य कब है, तो 2025 है, ये तो आपको पता होना चाहिए। वहीं पे WHO का कितना है सर, 2035 है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, शायद हम व्याख्या में लिखे होंगे, आई थिंक व्याख्या में नहीं है, लेकिन बता ही दे रहे हैं आपको कि भाई WHO का जो लक्ष्य है वो 2035 है वैश्विक स्तर पे, लेकिन हमारे प्यारे भारत का 2025 है बस, ठीक है। अब मलेरिया में भारत का वैश्विक हिस्सा कितना है, ये कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट, तो कितना है वैश्विक हिस्सा, तो कितना है 73%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, HIV टेस्टिंग में 2020-21 से 2024-25 तक कितनी वृद्धि हुई, अच्छा प्रश्न है, कितनी वृद्धि हुई सर, आपको बता, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
4.13 करोड़ से लेके 6.62, मतलब 6.62 करोड़ से लेके, मतलब 6.62 करोड़ और 4.1, ये आपको ध्यान रखना, 426, इतना याद रखना, 426, ठीक है। 4 2 कितना होता है, 6, बस ऐसे ही याद करके रखना है, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। अब पूछा जा रहा है कि एनसीडीएस में 30 से 70 आयु वर्ग में मौतें कितनी है। एनसीडीएस मतलब समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये भूल मत जाना, ठीक है। एनसीडीएस का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब असंक्रामक रोग, ठीक है। असंक्रामक रोग डायरेक्टली हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए। असंक्रामक रोग में 30 से लेके 70 आयु वर्ग में मौतें कितने प्रतिशत हैं, तो कितने प्रतिशत हैं सर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 से लेके 26%, ठीक है। ये सारे डाटा हैं जो याद करके रखना है। 2025 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कितना है सर, 0.89%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में टीबी मामलों का वैश्विक हिस्सा क्या है, ये भी कभी कोई पूछ लेता है। तो 10.7 मिलियन मामले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, मलेरिया में भारत ने 97% कमी कब कब कही गई, ठीक है। मलेरिया में भारत ने 97% कमी कब कही गई, तो कब कही गई भैया, तो ये 2025 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए, भारत में HIV प्रीविलेंस रेट 2024 में क्या था, तो क्या था सर, 0.2%, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 0.2%, ठीक है। अब देखिए फिर असंक्रामक असंक्रामक रोग में भारत का आउट ऑफ पॉकेट खर्च कितना है, कभी कोई पूछ लेता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 2024 में भारत की जनसंख्या में 15 से लेकर 64 आयु वर्ग कितना प्रतिशत है, आसान प्रश्न है। तो कितना है सर, 68% है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में एनीमिया महिलाओं में कितना प्रतिशत है, ये चीज़ें आपको नहीं पता होगा, तो कितना प्रतिशत है, 57%, ऊपर हम थियरी में आपको बताए हैं, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि टीबी मौत दर में भारत की कमी कितनी है, तो कितनी है सर, 28, ऑप्शन नंबर सी 28 से लेके 22, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि वैश्विक मलेरिया मामलों में भारत का हिस्सा कितना है, तो कितना है सर, ये है आपको 1.4%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 में वैश्विक HIV मौतें कितनी है, तो कितनी है सर, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि असंक्रामक में शामिल रैंकिंग क्या है भारत की, तो रैंकिंग क्या है सर, अच्छा, असंक्रामक में भारत की रैंकिंग पूछा जा रहा है, तो रैंकिंग क्या है, ऑप्शन नंबर सी ASDIR 166 और 492, ये आपको इतना याद करके रखना है, ठीक है। पूछ लेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जनसंख्या 2025 में दुनिया में रैंक क्या है, जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है भारत का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गंभीर वेस्टिंग वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो कितनी है सर, 8 मिलियन है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। तो ये सब कुछ हो गया कुछ डेटा बेस्ड प्रश्न जो रिसेंटली डेटा से पूछे जा सकते थे। अब मेन टॉपिक के जो प्रश्न है, जहाँ से मेन टॉपिक बनता है, वहाँ से अब हम प्रश्न हल करेंगे। चलिए, यहाँ से शुरू होता है मेन टॉपिक का आपका प्रश्न है, भारत में संक्रामक रोगों से कितने प्रतिशत मौतें हुई, ऊपर हम पढ़ा के आए कितने प्रतिशत, 54%, ठीक है। अब देखेंगे हम असंक्रामक रोग के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, असंक्रामक डायरेक्ट भर्ती में पूछेगा, तो असंक्रामक रोग के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है सर, कमजोर सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर, गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत की प्रमुख संक्रामक बीमारियां कौन सी, संक्रामक बीमारियों के प्रकार पूछा जा रहा है, प्रमुख संक्रामक बीमारियां कौन सी हैं, तो मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, क्षय रोग हुआ, हैजा हुआ, अतिसार हुआ, डेंगू हुआ, यौन संचालित रोग, एड्स, ये सभी क्या है, संक्रामक बीमारियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि असंक्रामक रोगों के मुख्य कारण क्या है, तो असंक्रामक रोग क्यों हो रहा है, क्योंकि धूम्रपान, तंबाकू सेवन, गुटखा, जीवन शैली परिवर्तन आदि वसा युक्त भोजन करने से असंक्रामक रोग हो रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में समान असंक्रामक रोग कौन से हैं, तो मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी समस्या, उच्च रक्तचाप, मोतियाबिंद, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोषण संबंधी मुख्य समस्या कौन सी है, तो पोषण संबंधी प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, गलकंड, आयोडीन की कमी, विटामिन ए की कमी, एनीमिया, क्लोसिस, ये सभी पोषण संबंधी मुख्य समस्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी
पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी प्रमुख समस्या क्या है? तो सुरक्षित पेयजल का अभाव, मल निस्तारण की खराब विधियां, प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, ये सभी क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी प्रमुख समस्याएं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, चिकित्सा सुविधा की प्रमुख समस्या क्या है? सर तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण, लगभग 80% सुविधाएं शहरों में, ठीक है, और जबकि ग्रामीण में कम, शहर में ज़्यादा। तो इसी कारण चिकित्सा सुविधा की ये प्रमुख समस्या हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्या है? तो क्या है सर? केवल केवल ऑप्शन जहाँ पे है काटो, केवल यहाँ है, केवल यहाँ है, केवल यहाँ है। करेक्ट उत्तर जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अतिसार रोग तीव्र श्वास संबंधी संक्रमण मुक्त किस आयु वर्ग को प्रभावित करते हैं? तो भैया किस वर्ग को? तो केवल कहाँ पे है? काटो, धन से काटो, केवल केवल कट गया, बचा दो ऑप्शन, बुजुर्ग बुजुर्ग और ये बुजुर्ग में नहीं, बुजुर्ग और बी वाला ऑप्शन। तो इसका कट उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों में, ठीक है। दो ऑप्शन तो हमने कैंसिल कर दिया ऐसे ही। भारत में क्षय रोग टीबी को क्या कहा जाता है? तो टीबी क्या है? टीबी एक प्रकार का क्या है सर? संक्रामक रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग है, ठीक है। बी मुख्य संक्रामक रोग। चलिए, अब तो उम्मीद समझ में आ गया होगा ना कि संक्रामक असंक्रामक रोग क्या होता है, पहचानना तो आप जान ही गए होंगे। मलेरिया को कब तक भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या माना जाता था? तो कब तक भैया? 1950 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम से प्रति 10,000 जनसंख्या में रोगियों की दर कितनी है? तो कितनी है सर? 0.74, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। भारत में असंक्रामक रोगों से कितने प्रतिशत मौतें हुई हैं? अच्छा प्रश्न है भैया। असंक्रामक रोग से तो ऊपर थियरी में हम बताए हैं तो 53%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पोषण संबंधी समस्याएं मुख्यतः किन बच्चों में अधिक पाई जाती है? तो किन बच्चों में भैया? 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको हमने करवा दिया जो आपके इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अभी आपको जिसमें कुछ कमेटियां पढ़ना है तो वो आप सैन्य बैच से पढ़ लेना, ठीक है। सैन्य बैच में हमने पढ़ाया है, फिलहाल यहाँ पे हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि सैन्य एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ाना हमारा काम नहीं है। ऑलरेडी जो मैं पढ़ा दिया हूँ वैसे तो इसी से आपका 2 प्रश्न फंस ही जाएगा। अच्छा, विथ प्रूफ भी दिखाना चाहते हो कि सर दिखा दो प्रूफ, 2 प्रश्न कहाँ से आए हैं? चलो आके दिखा देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा है 92-12 में इस टॉपिक से। कहाँ पे पूछा गया है? ये 92-12 का पेपर है, अभी जो मैं खोल के बैठा हूँ ना, ये लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 92-12 पदों पे एनएम की, उसका पेपर है। तो कहाँ पे है? ये 39 वाला प्रश्न जो है इसी टॉपिक का है। भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाहरी रूप एवं योजना। तो क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है, असंक्रामक रोग है? तो मैंने आपको क्या बताया था, असंक्रामक रोग कैसे होता है? खाने पीने लाइफ स्टाइल से होता है, ठीक है। तो भैया इसमें से बताओ कौन सा है? हैजा है क्या? नहीं सर, हैजा तो संक्रामक है। तपेदी, तपेदी मतलब टीबी, टीबी अभी ऊपर हम पढ़े हैं ना, क्या है भैया? संक्रामक हो। कुछ लोग हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी थियरी में, क्या है? संक्रामक है। तो बच क्या रहा है? कैंसर। कैंसर कैसे होता है? धूम्रपान गुटखा तंबाकू से होता है। तो लाइफ स्टाइल से ही हो रहा है ना। तो गैर संचारी रोग मतलब कि असंक्रामक रोग। तो ये प्रश्न पूछा है कि नहीं बच्चा? कितना आसान पूछा है, बहुत ही आसान पूछा है, बहुत ही आसान पूछा है। हमने बोला ना, जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ लीजिए। नौकरी लेना है तो, अगर भटकना है, एमबीबीएस की पढ़ाई जैसा फीलिंग लाना है तो पढ़ते रहो, दिन भर यूट्यूब पे मैराथन देखते रहो, कोई मतलब नहीं है। हमने जो कह दिया पत्थर की लकीर हो गई, बस। बात मानना है तो मान लीजिए, नौकरी लेना है तो चुपचाप पढ़ के नौकरी लीजिए, एंजॉय करिए जीवन को। नहीं तो भैया 8-8 घंटे देखिए, आपके पास फालतू समय है, आपके पास फालतू डेटा है, आपके पास रुपया है, बर्बाद करिए, अपना आंख दर्द करिए, अपना सर दर्द करिए, कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है? और भी देख लेना, 2 प्रश्न हमने बताया तो और भी 1-2 प्रश्न होगा, मुझे ढूंढने में समय लगेगा। एक की अब इतना समय नहीं है, मैं कंटेंट आपके लिए बनाऊं फिर, या एक एक प्रूफ दिखाता चलूं कि भैया देखो ये
ऐसे पूछा है। 2 टॉपिक मैंने बताया कि इस टॉपिक से 2 प्रश्न आएगा, तो 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। पूछा था लास्ट टाइम, पूछेगा भी इस टाइम, ठीक है। हमने क्या बताया सर, जो हमने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया था पहला टॉपिक, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, उससे कितने प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न। अभी जो मैंने पढ़ाया आपका स्वास्थ्य का भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाहरी रूप एवं योजना, इससे कितने पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न। मतलब 2 टॉपिक से 4 प्रश्न हो गए आपके। 4 प्रश्न तो आपके पक्के हो गए होंगे भैया, आपने अच्छे से वीडियो पढ़ा, देखा, समझा, तो 4 नंबर पक्के हो गए हैं। आउट ऑफ 100 में 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, 4 नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ गई होंगी। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसे उस वीडियो में अपना फीडबैक दिया था, इस वीडियो में भी फीडबैक दीजिए। अगर थोड़ा सा भी कंजूसी किए भैया तो अगला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगला पार्ट फिर नहीं आएगा, फिर हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक 110% दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। हाँ, 9 वर्ष की शुभकामनाएं तो हमने नहीं दिया, नहीं ग्रुप में दे दिया था। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। नया वर्ष आपके लिए सुखमय और क्या वो खुशहाल, ठीक है। और जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना 11 जनवरी को पूर्ण हो जाए, ठीक है। यही सभी आप लोग स्टूडेंट, तो और क्या मनोकामना हो सकती है कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो भैया 11 जनवरी को मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11 जनवरी का दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन होने वाला है, ठीक है। पेपर बढ़िया जाएगा, सिलेक्शन बढ़िया होगा, ठीक है। सुरतकुंड मेडिकल अड्डा फैमिली के सभी एनम बहन, जो लोग आई थिंक 2000-3000 इनाम जुड़ी होंगी इस चैनल से, तो सब लोग सफल होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। 1000 लोग तो वीडियो ही देखते हैं हमारा, कोई सा भी हम थियरी का क्लास देखते हैं, डालते हैं तो 1 ही 1000 लोग देखते हैं, मतलब 1000 ही लोग पढ़ रहे हैं, तो 1 ही 1000 लोग का सिलेक्शन होगा, ना कि 10,000-15,000 लोगों का, ठीक है। जितने लोग देखेंगे सबका सिलेक्शन होगा। और ये माता सरस्वती की कृपा है हमारे ऊपर कि जिसको हम जो बोल देते हैं भैया वो होता ही होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।